अच्छा जी, अब हम इससे आगे चलते हैं। उन्होंने कहा जी जो शेयर होगा वो होगा ए का और बी का 1/3 2/3। ए को मिलेगा 1/3 विच इज़ 0.25 और बी को मिलेगा 2/3 विच इज़ 0.5। लेकिन इन दोनों को इसमें से शेयर में से स्वैप फ़ी भी पे करनी पड़नी है। डीलर ने कहा इसने दोनों से 0.1% फ़ी चार्ज करनी है। इसका मतलब जो नेट स्वैप बेनिफिट मिल रहा है वो 0.15 है और इसका 0.4 है। चूंकि नेट बेनिफिट दोनों को स्वैप फी देने के बाद भी कुछ बच रहा है, सो स्वैप शुड बी अरेंज्ड, क्योंकि स्वैप फी पे करने के बाद भी दोनों को कुछ बच रहा है। तो यहाँ पे हमने उनसे जो पहला पार्ट पूछा था हाउ स्वैप शुड बी अरेंज, तो उसका हमने आंसर कर दिया कि स्वैप कैसे अरेंज होगा। स्वैप अरेंज होगा, उससे स्वैप बेनिफिट निकलेगा 0.75 का। 1/3 2/3 अगर हम बी की डिज़ायर के मुताबिक शेयर करें और स्वैप फी 0.1 फ्रॉम ईच पार्टी, जैसे कि डीलर का इरादा है चार्ज करने का, वो चार्ज भी कर दें, तो नेट में कुछ बच रहा है। एज लॉन्ग एज देर इज़ नेट बेनिफिट स्वैप विल बी अरेंज। हाँ, अगर यहाँ पे स्वैप फी पे करने के बाद नेगेटिव वैल्यू बच जाती तो यकीनन पार्टी ये स्वैप से इनकार कर देता। एवरी पार्टी जिसको स्वैप में कुछ नेट में बेनिफिट बच रहा है वो स्वैप के लिए एग्री करेगी। तो दोनों पार्टीज ए एंड बी स्वैप को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, इसके अलावा हमसे यहाँ पे इफेक्टिव स्वैप रेट को भी वर्कआउट करने को कहा गया है। तो इफेक्टिव स्वैप रेट की वर्किंग हमारी वही रहेगी। हमारी ये पार्ट, इस पार्ट में हम देखते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी विदाउट स्वैप क्या आनी थी, और इसमें से अब हम नेट स्वैप बेनिफिट लेस कर देते हैं, क्योंकि स्वैप बेनिफिट में से हमने फ़ी भी चार्ज की है, तो हमें नेट स्वैप बेनिफिट मिला हुआ है, वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे, तो हमें इफेक्टिव स्वैप रेट मिल जाएगा। वही फर्म ए एंड बी, दो फर्म्स की वर्किंग हम कर रहे हैं। स्वैप बेनिफिट 0.15 ए का है, 0.40 बी का है, और इंटरेस्ट कॉस्ट विदाउट स्वैप वो हम ऊपर टेबल से देख लेते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट विदाउट स्वैप 9.25, ये हमने यहाँ पे मार्क की हुई, येलो हाईलाइट की हुई है, और के प्लस 0.5, 9.25 एंड के प्लस 0.5, 9.25 and k plus 0.5. As a result, effective swap rate is 9.1% and this is k plus 0.1%. ये जी हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 40 भी हमारी कंप्लीट हुई स्वैप के ऊपर। अच्छा, इस स्वैप की बेसिक वर्किंग लगभग हमने देख ली है। एक एस्पेक्ट स्वैप का हमारा रह गया है। एक एस्पेक्ट जो हमारा स्वैप का रह गया है उसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास अवेलेबल है जी पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 505 पे। पेज 505 पे पहले हम ये एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर मज़ीद हम आगे और मज़ीद एक आध इलस्ट्रेशन हमारी रहती है, कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी हमें देखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं स्टेज पे जो हमारी डिस्कशन अभी तक हुई है तो यू कैन आस्क। अच्छा जी, रमज़ान की क्लास टाइमिंग की बात हो रही है। रमज़ान में यकीनन अगर हम तो लाइव क्लासेस की तरफ चलेंगे तो फिर टाइम थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे अभी दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम, कुछ वर्क फ्रॉम होम है, कुछ ऑफिस भी जा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक पोल भी, आपने देखा होगा मैनेजमेंट ने एक पोल स्टार्ट किया है गूगल क्लासरूम में। उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है और उसके बेसिस पे मुझे शायद इंडिकेशन जो अभी तक मिली है कि हम वहाँ से फिर हम रमज़ान में शायद हम रिकॉर्डेड क्लासेस की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, विच विल गिव मी फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं शायद आप साथ क्लासेस पढ़नी है तो आपकी एनर्जी कम होगी, मेरे अकेले की एनर्जी बाकी रूटीन की वजह से ज़्यादा भी है, तो शायद मैं कोशिश यही करूँगा कि पूरी क्लास 2.5-3 घंटे की रिकॉर्ड करवा दूँ और जिसको आप अपनी कन्वीनियंस से फिर अपनी सुन लेंगे। तो फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है
कि हम रिकॉर्डेड की तरफ जाएंगे। लाइव क्लासेस हुई तो मेरे जहन में वैसे लाइव का टाइम जो है वो जहन में, इवन मैं रिकॉर्ड भी करवा रहा हूँ, मेरे लिए रिकॉर्डिंग और लाइव में कोई आपस की बात को इतना इशू नहीं है। मैं 3 से मेरे जहन में टाइम आ रहा है कि हम 3 to 5:30 अराउंड जो टाइम है उसको हम रखेंगे अगर हम लाइव पे जाएं। अदरवाइज़ मुझे जो लग रहा है कि पोल के रिजल्ट में कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आर शोइंग इंटरेस्ट फॉर द रिकॉर्डेड क्लासेस, तो उसमें यह है कि थोड़ी सी हमें कह लें कि एक मार्जिनल सी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिल जाएगी। आपको तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े, मुझे मार्जिनल सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, तो उस पर अगर हम देख लेंगे वो डिसीजन इंशाल्लाह एक आध दिन में आपसे कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। अगर टाइमिंग क्लास लाइव हुई तो लाइव का टाइम 3 से 5:30 शायद होगा, और दूसरी ऑप्शन है जैसे रिकॉर्डेड है तो वो भी आपसे अगर जो भी डिसीजन होगा आपसे शेयर कर लिया जाएगा। तो आपकी बल्कि कोई अगर रिजर्वेशन हो इस कॉन्टेक्स्ट में तो हमने जो पोल क्रिएट किया हुआ मैनेजमेंट ने उसमें जाके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा विद आर्गूमेंट्स। ठीक है जी। विल बी स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, इमरान लिमिटेड इंटरेस्ट रेट स्वैप पे एक क्वेश्चन था जी, विंटर रेट का क्वेश्चन 3 है जी हमारे पास। इसकी रिक्वायरमेंट है जी, कैलकुलेट 6 मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स इफ स्वैप अरेंजमेंट इज़ इन प्लेस। अगर स्वैप अरेंजमेंट हो जाता है तो 6 मंथली इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी की क्या है, एंड कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीवेबल पेएबल बाय ईच पार्टी टू स्वैप एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 months इफ काइबोर इज 13.5 और काइबोर इज 9%। रिसीवेबल पेएबल बाय ईच पार्टी से मुराद स्वैप कैश फ्लो, जो मैंने आपको यहाँ पे एक हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्वेश्चन किया था जिसमें हमसे स्वैप कैश फ्लोज बनाए गए थे। ये रिसीवेबल पेएबल बाय ईच पार्टी, ये अमाउंट हमसे वर्कआउट करने को कहा जा रहा है। तो हम डाटा पढ़ लेते हैं ये पहले, फिर हम इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अरेंज करते हैं। Imran Limited wants to borrow 70 million for 2 years with interest payable at 6 monthly intervals. Due to recent hike in inflation, the company expects that the rate of interest is likely to rise over the next 2 years. The company can borrow this amount from a local bank at a floating rate of CIBOR plus 2%, but wants to explore the use of a swap to protect it from any interest rate increase during the next 2 years. Another bank has offered the company that it will be willing to receive a fixed interest of 11% in exchange for payments of 6-month CIBOR. अच्छा जी, अब ये बैंक ने स्वैप ऑफर किया है, कंपनी को लोन ऑफर हो रहा है फ्लोटिंग पे K+2 पे। कंपनी वरीड है इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, इसलिए वो स्वैप चाहती है। फ्लोटिंग रेट लोन है, स्वैप चाहती है, मतलब वो फ्लोटिंग से फिक्स पे शिफ्ट होना चाहती है। तो एक बैंक ने उसको ऑफर किया जी ठीक है जी, आप मुझसे अरेंजमेंट कर लें 11% इन एक्सचेंज ऑफ स्वैप। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करता है इस पर हम बात करते हैं। हमसे कहा गया है कैलकुलेट 6 मंथली इंटरेस्ट पेमेंट इफ स्वैप अरेंजमेंट इज इन प्लेस। अगर स्वैप अरेंजमेंट इन प्लेस हो जाती है तो 6 मंथली इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी को क्या करनी पड़ेगी। सबसे पहले जी हम क्वेश्चन नंबर 6 में इसको मैं 3 कॉलम्स में आपके लिए अरेंज करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको मैं एलैबोरेट करता जाता हूँ। सबसे पहले मैं आसानी के लिए पहला कॉलम आपसे एनुअल परसेंटेजेस वर्कआउट करता हूं कि इस केस में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जिस पे लोन मिलेगा वो क्या है जी। हमें कहा गया है वो है जी कंपनी जिस पे लोन लेगी, पेमेंट करनी है, दैट इज़ K+2%। ये वो रेट है जिस पे कंपनी को एक्चुअली लोन ऑफर हो रहा है। अब एक स्वैप अरेंजमेंट अंडर कंसिडरेशन है, और स्वैप अरेंजमेंट अंडर कंसिडरेशन क्या है, बैंक ने एक ऑफ़र किया है कि भाई मैं आपको K और 11 के एक्सचेंज पे रेडी हूँ, K और 11 एक्सचेंज का रेडी। इस कंपनी को फियर K की पेमेंट पे है ना, तो ये चाहती है किसी तरह K इसका कहीं से कवर हो जाए और उसके बदले ये फिक्स पेमेंट शुरू कर दे। तो ये है स्वैप की अरेंजमेंट।
बैंकर ने उसको ऑफर किया जी आप कायबोर मुझसे रिसीव कीजिए और उसके बदले में ये फिक्स्ड 11% देते रहिए। अब कायबोर ऊपर जाए नीचे जाए वो बैंकर की जिम्मेदारी है। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है, जिसको हम इफेक्टिव स्वैप रेट कह सकते हैं इस केस में। इफेक्टिव स्वैप रेट क्या है जी कि ये के और ये कैंसिल हो जाता है और जो कंपनी पे जिम्मेदारी है वो ये 2% प्लस 11%, टोटल कंपनी की कॉस्ट 13% पे लॉक हो जाती है। ये कंपनी की जिम्मेदारी है। ये वन वे टू लुक एट द अरेंजमेंट। तो ये मैंने आपको सिर्फ स्वैप अरेंजमेंट समझाई, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर मैंने प्रेजेंट नहीं किया। रिक्वायरमेंट तो हमारी है जी कैलकुलेट द 6 मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो भाई ये तो मैंने आपसे जैसे बता के शुरू में कीजिए तो एनुअल रेट से सारे उनके हिसाब से काम किया। तो 6 मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर निकालनी है तो 6 मंथली कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है वो तो 6.5% पे करना है। ठीक है जी, कंपनी को 6 मंथली इंटरेस्ट जो पे करना है वो 6.5% पे करना है। तो हम ये 6.5% के हिसाब से रुपीज़ में वैल्यू कैलकुलेट करके दे देते हैं। हमारा लोन है जी 70 मिलियन का, पे 6.5% इंटू 6/12, 6 मंथ्स की हमें इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है। सॉरी 6.5 इज़ ऑलरेडी 6 मंथ्स, ये ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर 6 मंथ्स है। तो 6 मंथली पेमेंट इट इज़ 4.55 मिलियन। ये हमारी जी इंटरेस्ट कॉस्ट हमसे जो मांगी गई है। मैंने आपको कंप्लीट जो अरेंजमेंट है स्वैप की वो भी एलेबोरेट कर दी और 6 मंथली रेट तो 13 का 6 मंथ में हम 6 मंथ तो एनुअल रेट है, हमें 6 मंथली पेमेंट है तो हाफ 6.5 फॉर 6 मंथ फर्स्ट 6 मंथ, 6.5 फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ पे करना है। और हमसे कहा गया 6 मंथली पेमेंट बताइए, तो ये हमारी 6 मंथली पेमेंट आ गई। सो हमने पार्ट ए को एड्रेस कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी। Calculate the net amount receivable payable by each party to the swap at the end of first 6 months if Kaibor is 13.5, Kaibor is 9। अच्छा जी, ये है स्वैप की अरेंजमेंट। ठीक है, जब इस अरेंजमेंट के मुताबिक हमने नेट रिसीवेबल पेएबल बनाना है तो पहले केस में जब कायबोर 13.5 पे गया, कंपनी ने कायबोर वसूल करना है और 11 पे करना है। इसका मतलब पहले केस में नेट रिसीवेबल बाय इमरान लिमिटेड, इमरान लिमिटेड ने कायबोर वसूल करना है जो कि पहले केस में 13.5% है और इसके बदले 11% पे करने हैं। इसका मतलब नेट रिसीवेबल 2.5% पर एनम है। और हमसे कहा क्या गया है कि जी आप 6 मंथली वैल्यू बताइए, तो इसके मुताबिक हम परसेंटेज अप्लाई करें 70 मिलियन पे 2.5%, लेकिन ये 6 मंथ का फैक्ट इस पे लेना है हमने। तो दिस इज़ ₹875,000। ये अमाउंट रिसीवेबल बाय इमरान लिमिटेड है, क्योंकि स्वैप क्या है, इमरान कायबोर वसूल करेगा और उसके बदले 11 पे करेगा। कायबोर वसूल करेगा, 11 पे करेगा, इसका मतलब नेट 2.5 वसूल करेगा। ये सालाना रेट्स हैं, तो 6 मंथली इफेक्ट 875 है। सेकंड सिनेरियो, कायबोर आपका चला जाए 9 पे, कायबोर 9 पे चला जाए, 9 वसूल करके 11 पे करना है। इसका मतलब नेट पेएबल बाय इमरान लिमिटेड इट इज़ 11% माइनस 9%, इट इज़ 2% पर एनम। और ये एनुअल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 70 मिलियन का 2% 6/12, इट इज़ ₹700,000। सो पहले केस में जब कायबोर गया 13.5 पे तो रिसीवेबल है 875, 6 मंथली रिसीवेबल है। दूसरे केस में जहाँ पे कायबोर गया 11 पे, पेएबल है 700,000। ये जी हमारी रिक्वायरमेंट थी इमरान लिमिटेड में।
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नेट अमाउंट रिसीवेबल पेबल वो हमने वर्कआउट कर दी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ प्रेजेंटेशन आपके इसमें भी प्रेजेंटेशन आई कैप के सोल्यूशन की डिफरेंट है। प्रेजेंटेशन फ़र्क है, अप्रोच नहीं, सोल्यूशन गलत नहीं है, प्रेजेंटेशन फ़र्क है। मैंने प्रिसाइजली प्रेजेंटेशन का मुताबिक आंसर रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेजेंटेशन बनाई है। वहाँ पर मुझे लगता है प्रेजेंटेशन थोड़ी लेबोरियस है, थोड़ा ज़्यादा काम है जिसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ गुड इनफ जो हमसे पूछा गया था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। अच्छा जी, अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 41। इस इलस्ट्रेशन में देयर इज़ सम एडिशनल लर्निंग, हमारे लिए कुछ एडिशनल लर्निंग है जी, उस पर देखते हैं इलस्ट्रेशन 41 में। एक लास्ट एस्पेक्ट जो हमारा रह गया है वो हम अब यहाँ पे कवर करेंगे। इंटरेस्ट रेट स्वैप से रेलेवेंट रिक्वायरमेंट है जी इलस्ट्रेशन 41 की, शो हाउ एन इंटरेस्ट रेट स्वैप कैन बी यूज्ड बाय बोथ कंपनीज टू रिड्यूस देयर बोरिंग कॉस्ट। कंपनी X can borrow for 6 years at fixed rate of 7.25 or a variable rate of LIBOR plus 1.25. Company Y can borrow for 6 years at fixed rate of 8% or variable rate of LIBOR plus 1.5%. Company X wants to borrow floating rate and Y wants to borrow fixed rate. X wants to borrow floating and Y wants to borrow fixed. Requirement क्या है? The rates available on 6-year swaps are. अच्छा जी, अब ये एक नया एस्पेक्ट है स्वैप के लिए, रेट्स अवेलेबल है। शो हाउ एन इंटरेस्ट रेट स्वैप कैन बी यूज्ड बाय बोथ कंपनीज टू रिड्यूस देयर बोरिंग कॉस्ट। अच्छा जी, हम यहाँ से अब इस सवाल को पहले ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, है क्या कहानी। हम इलस्ट्रेशन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। नीड दो पार्टीज हैं जी इस यहाँ पे इलस्ट्रेशन 41 में। एक X एक Y। X की रिक्वायरमेंट है फ्लोटिंग, और फ्लोटिंग X को मिल रहा है कायबोर प्लस, यहाँ पे लाइबोर है, मेक इट कायबोर, हम इसको के पढ़ लेते हैं अपने लिए आसानी रहेगी पाकिस्तान लैंग्वेज में हिसाब से हम इसको कायबोर कर लें। दैट इज़ के प्लस 1.25 और सिमिलरली जो Y है वो wants to borrow fixed and that is available at 8%। हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है X की K प्लस 1.25 की, Y की 8% की। अच्छा, ये जो हम स्कोप डिस्कस करने जा रहे हैं इसको कहा जाता है, ये कहलाते हैं कोटेड रेट्स, इनको कहा जाता है कोटेड रेट्स। एक तो अरेंजमेंट है स्वैप की, बैंक ने जो पहले ऑफ़र की हमने पिछली एग्जांपल में देखी, एक ये तरीका है। ये जो रेट्स कोट हैं 6.27, 6.3, ये स्वैप बैंक ने कोट किए हुए हैं और पार्टी X और Y दोनों के लिए इनमें से एक रेट एप्लीकेबल है। अब वो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं यहाँ पे कि ये काम कैसे करेगा। अब दोनों का केस क्या है? पहले हम लेट्स टॉक अबाउट X। X ने ये पेमेंट कमिट की हुई है, ये उसकी ज़रूरत है, और ये Y की ज़रूरत है, लेकिन हम चाहते हैं स्वैप करना। स्वैप करने हैं तो इसका मतलब एक्चुअल लोन टू बी टेकन वो क्या होगा? स्वैप करना है तो एक्चुअल लोन फिर ज़रूरत के मुताबिक नहीं लिया जाता। जैसे X की ज़रूरत फ्लोटिंग है तो X ने अगर स्वैप करना है तो फिर X फ्लोटिंग पे लोन नहीं लेगा, वो फिक्स्ड पे लोन लेगा। और सिमिलरली Y फिक्स्ड पे लोन नहीं लेगा, वो फ्लोटिंग पे लोन लेगा। ज़रूरत क्या है और अगर स्वैप करना है तो क्या किया जाएगा?
अच्छा जी, हमसे कहा जा रहा है स्वैप कीजिए, और ये स्वैप काम कैसे करेगा? हमारी रिक्वायरमेंट है शो हाउ एन इंटरेस्ट रेट स्वैप कैन बी यूज्ड। स्वैप कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग के लिए। शो हाउ इंटरेस्ट कैन बी यूज टू रिड्यूस देयर बोरिंग कॉस्ट। मतलब अगर ये स्वैप ना करें तो x कैन बोरो एट k प्लस 1.25, और अगर x स्वैप करना चाहता है तो x 7 पे बोरो करेगा और फिक्स्ड से फिर फ्लोटिंग पे शिफ्ट होगा। फ्लोटिंग पे शिफ्ट होने के लिए x मस्ट पे फ्लोटिंग एंड मस्ट रिसीव सम फिक्स वैल्यू, और एज अ रिजल्ट नेट एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रेट आना चाहिए। सिमिलरली y फ्लोटिंग पे बारो करेगा और y ने फ्लोटिंग से फिक्स पे शिफ्ट होने हैं, सो एज अ रिजल्ट इसको स्वैप बैंक से फ्लोटिंग वसूल करने हैं और उसके बदले कोई फिक्स पेमेंट करनी है। तो होगा क्या, x फिक्स से फ्लोटिंग पे शिफ्ट हो जाएगा और y फ्लोटिंग से फिक्स्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मिसिंग लिंक है, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास दो, कि x क्या रिसीव करे और y क्या पे करेगा। तो इन दोनों के ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हमें मिलनी हैं ये दो रेट से। ये 6.27 और 6.3 ये जो कोटेड रेट्स हैं, यही दोनों रेट एप्लीकेबल हैं, ये स्वैप रेट हैं और दोनों पार्टीज़ के लिए इनमें से एक एक रेट एप्लीकेबल है। अब ज़रा आप बैंक के शूज़ में चले जाइए। बैंक ने बेसिकली जिस तरह किसी भी डिपॉजिट या लोन के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक हाई होता है एक लो होता है, जिस तरह किसी करेंसी के बाइंग और सेलिंग रेट होते हैं, एक हाई होता है एक लो होता है, बेसिक असूल यह है कि बैंक हमेशा मुनाफा कमाता है। तो इसमें भी बैंक इंटरमीडियरी है। बैंक की एक तरफ डीलिंग पार्टी एक्स से हो रही है, एक तरफ डीलिंग पार्टी वाई से हो रही है, और ये जो बैंक बीच में डिफरेंस है 0.03% का, ये बैंक की इनकम है इस स्वैप में। तो बैंक ने 6.3 रिसीव करना है और 6.27 पे करना है। बैंक ने पे करना है 6.27, तो ये रिसीव करना है दूसरी पार्टी ने, और बैंक ने रिसीव करना है 6.3, तो ये यकीनन पे करेगी एक पार्टी। अब आप इस ट्रांजैक्शन को समझ लीजिए। नतीजा पहले हम टोटल करके देख लेते हैं। आप टोटल देखिए हुआ क्या है कि ये एक अरेंजमेंट है। हमने बात शुरू कहाँ से की थी? हमने बात शुरू की थी कि x की ज़रूरत है फ्लोटिंग पे उधार लेना, लेकिन x अगर फिक्स पे उधार लेकर स्वैप कर ले तो शायद उसको फ़ायदा है, और हमने वही वैल्यूएट किया कि x अगर फिक्स पे उधार ले, ये उसकी स्वैप अरेंजमेंट हो, तो नेट कॉस्ट उसकी k प्लस 0.98 पे आ जाती है। और ये बड़ा यहाँ पे एविडेंट नज़र आ रहा है कि स्वैप में फ़ायदा है, स्वैप में बेनिफिट है। कितना बेनिफिट है? वैल्यू नंबर 1 एंड वैल्यू नंबर 2, तो स्टार 1 और स्टार 2 का डिफरेंस आप लेंगे तो आपको फ़ायदा नज़र आ जाएगा। x को 0.27% का फ़ायदा है और y को 0.2% का फ़ायदा है स्वैप में। सिमिलरली y ने 8% फिक्स पे लोन लेना था, लेकिन अगर वो फ्लोटिंग पे उधार करे और ये स्वैप कर ले तो उसकी कॉस्ट 7.8 पे आ जाती है। वो अपनी कॉस्ट को 8% पे से 7.8 पे ला सकता है, 0.2% का इंटरेस्ट बचा सकता है। तो बेसिकली जो मैं आपको समझा रहा था बात, कि बीच में स्वैप डीलर है और स्वैप डीलर दो रेट कोट कर रहा है। इसमें बिड और आस्क इनको कहा जाता है। बिड से मुराद के जो वो पे करने पे विलिंग है। बैंक विल ऑलवेज पे लेस, बैंक विल ऑलवेज रिसीव हाई, और बैंक जो पेमेंट करता है वो कहलाता है बिड रेट, और जो बैंक जो रिसीव करता है वो कहलाता है आस्क। बैंक मांग रहा है 6.3, बैंक पे कर रहा है 6.27। एक
पार्टी से बैंक वसूल करेगा 6.3, ये पार्टी की पेमेंट है, बैंक वसूल कर रहा है, ये दूसरी पार्टी की रिसीट है, बैंक पे कर रहा है। सो ये दो रेट्स, इनकी मदद से दोनों पार्टीज़ में स्वैप हुआ। पार्टी एक एक्स के लिए रेलेवेंट रेट 6.27 है क्योंकि पार्टी एक्स ने बैंक से वसूल करना है, उसने काइबोर की पेमेंट करनी है और काइबोर के बदले फिक्स वसूल करने हैं। क्योंकि पार्टी एक्स फिक्स से फ्लोटिंग पे जा रही है तो फिक्स पे फ्लोटिंग पे जाने के लिए उसको फ्लोटिंग रेट पेमेंट करनी है और फिक्स रेट वसूल करना है। तो जब बैंक से वसूल करना है तो हमेशा लो रेट वसूल किया जाएगा, और पार्टी वाई ने फ्लोटिंग से फिक्स पे जाना है, फ्लोटिंग ऑलरेडी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो फ्लोटिंग वो वसूल करेगा, उसके बदले फिक्स पे करना है। तो स्वैप के अगेंस्ट पेमेंट फिक्स होनी है। तो जब कंपनी पे करेगी बैंक को, बैंक रिसीविंग एंड पे है, तो स्वैप में बैंक विल ऑलवेज रिसीव हाई। तो ये स्वैप के कोटेड रेट्स हैं। बैंक एक पार्टी को काइबोर, और यहाँ पे अगर समझिए, यहाँ पे बैंक ने एक पार्टी से काइबोर वसूल किया, दूसरी पार्टी को काइबोर डिलीवर कर दिया। काइबोर 11 पे चल रहा है, 6 पे चल रहा है, 15 पे चल रहा है। एक पार्टी से काइबोर वसूल हो रहा है, दूसरी को डिलीवर हो रहा है। और सिमिलरली एक पार्टी से फिक्स वसूल हो रहा है, अपनी कमीशन 0.03 रख के दूसरी पार्टी को फिक्स्ड पे हो रहा है। बैंक ने अपनी इनकम 0.03 पे लॉक की हुई है। इसको कहा जाता है स्वैप यूजिंग कोटेड रेट्स, और ये कोटेड रेट्स हैं जिनको बिड एंड आस्क कहा जाता है। अब इसको आप फर्दर आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो जो बिड रेट यूज़ होता है आपका, ये जो लो रेट यूज़ हो रहा है, दिस इज़ यूज फ्रॉम, अगर आपने फिक्स्ड टू फ्लोटिंग पे जाना है, जैसे पार्टी एक्स जा रही है, वो फिक्स्ड पे लोन लेके फ्लोटिंग पे शिफ्ट हो रही है तो बिड रेट इज़ यूज, और आस्क रेट इज़ यूज जैसे पार्टी वाई यूज़ कर रही है, वो फ्लोटिंग पे लोन ले रही है और फ्लोटिंग से फिक्स्ड पे स्वैप कर रही है, तो उसके लिए जो है वो आस्क रेट 6.3 रेट इज़ एप्लीकेबल। तो ये फर्दर आप इसको अगर आसानी के लिए याद रखना चाहें कि फिक्स से फ्लोटिंग पे जाना है तो बिड रेट लो रेट इज़ एप्लीकेबल, और अगर आपने फ्लोटिंग से फिक्स पे जाना है तो आपका आस्क रेट विच इज़ हाई रेट दैट इज़ एप्लीकेबल। एक्सचेंज हमेशा इस स्वैप में काइबोर के अगेंस्ट बेस रेट से स्वैप होता है। जो भी आपका फिक्स और फ्लोटिंग का आपका रेट होता है, जो भी बिड एंड आस्क रेट होते हैं, ये आपके बिड एंड आस्क रेट आपके काइबोर के अगेंस्ट बेस रेट के अगेंस्ट स्वैप किए जाते हैं। सो स्वैप यूजिंग कोटेड रेट्स, ये एक बड़ी बेसिक सी, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि कंप्रीहेंसिवली क्वेश्चन, ये जो बिड एंड आस्क का कॉन्सेप्ट है, इसको इस एग्जांपल में हमने समझा है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन पास पेपर का और देखते हैं। अब थोड़ा हम एक दो क्वेश्चन पास पेपर के देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो कमोडिटीज़ और शेयर्स की बातें हैं उस पर भी साथ साथ कुछ डिस्कशन हमारी साथ होती जाएगी। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 समर 17 का क्वेश्चन 3 है। समर 17 क्वेश्चन 3, इट इज़ अवेलेबल ऑन पेज नंबर 506। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी नोट्स में पेज 506 पे अवेलेबल है। समर 17 क्वेश्चन 3, इसकी रिक्वायरमेंट से बात शुरू करते हैं जी। एडवाइस पार्ट ए की पहले हम बात करते हैं। एडवाइस विच ऑफ द टू हेजिंग ऑप्शंस वुड बी मोर फीजिबल फॉर ML if expected spot rates at the end of August, September and October are 106.5, 105 and 106.2 respectively. Which of the two hedging option is more feasible? स्पॉट रेट हमें दिए गए हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के, और वैल्यूएशन हमें करनी है, 12 मार्क का पार्ट है। नाउ लेट्स रीड द डाटा। पार्ट ए पे भी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, पार्ट बी को हम बाद में देखेंगे। JLM Motors Limited is the leading car assembler in private sector. It imports majority of the automotive components used in the assembling from China. On 1 June 2017, JML has placed an order of 600 engines to a Chinese supplier at a cost of $2,500 per engine. The delivery schedule of the order is as follows. 1 जून की बात कर रहे हैं,
अगस्त सितंबर अक्टूबर में डिलीवरी आनी है, इंजन उसने बता दिए $2500 के हिसाब से। द पेमेंट विल बी मेड एट द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिलीवरी इज मेड। अगस्त की डिलीवरी 31 अगस्त को पेमेंट, सितंबर की डिलीवरी 30 सितंबर एंड सो ऑन। The management of JML is concerned about the expected devaluation of Pak rupee against the dollar and is therefore considering to hedge the above transactions by using either money market or currency future options. Following information has been gathered in this regard. ये पास पेपर क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली मैं बताना भूल गया कि इसमें करेंसी भी है, इसमें इंटरेस्ट रेट भी है। जबकि हम, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ज़्यादातर क्वेश्चन में पास पेपर में जाते हैं उनमें करेंसी और इंटरेस्ट रेट दोनों है। तो इसलिए अब जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो पार्ट ए इज़ अबाउट करेंसी, पार्ट बी इज़ अबाउट इंटरेस्ट रेट, तो उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे इंटरेस्ट रेट को। तो बहरहाल फिलहाल हम करेंसी पे बात कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन में क्या मिली है जी, स्पॉट रेट चल रहा है जी 104.5 रुपीज़ पर डॉलर। डिटेल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल टू JML इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट रेट्स, डॉलर का डिपॉजिट बोरिंग क्या है और रुपी का डिपॉजिट बोरिंग क्या है। करेंसी फ्यूचर्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ $125,000। ऑन 1 जून 2017 प्राइसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एज फॉलोज। 1 जून को अगस्त फ्यूचर की प्राइस, सितंबर फ्यूचर प्राइस, अक्टूबर फ्यूचर की प्राइस क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन मैच्योर एट द एंड ऑफ द अबव मंथ्स ओनली। It is expected that the difference between future and spot prices would decline by 30% each month. हमने ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस क्या कहलाता है, बेसिस। और बेसिस की अमोर्टाइजेशन हमने जितने सवाल किए थे उसमें हम अज्यूम करते थे इवन अमोर्टाइजेशन, इसमें उसने क्या दिया 30% ईच ईयर, मतलब आपने 30% हर महीने बेसिस 30% से नीचे आते जाएंगे। तो उस पर हम डिस्कशन अब करते हैं कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है। अच्छा जी, टोटल 12 मार्क का क्वेश्चन है, तो जो आपकी जो चाहिए यहाँ पे, इसलिए 12 मार्क क्वेश्चन है। 12 मार्क्स में 3 मनी मार्केट हेज हैं, क्योंकि 3 पेमेंट्स आपकी बनने जा रही हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर। 3 पेबल्स हैं, तीनों की टाइमिंग फर्क है, तो 3 हेज मनी मार्केट के बनने हैं। उसके बाद 3 ही हेज आपके फ्यूचर के बनने हैं, और फिर हमें बताना है कौन सा हेज बेहतर है। तो हमें यहाँ पे 12 मार्क्स में टोटल 6 वर्किंग बनानी है। सो वी विल हैव टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट एफिशिएंटली। ठीक है जी, यहाँ पे हमने एफिशिएंट प्रेजेंटेशन की तरफ चलना है। तो कैसे वो प्रेजेंटेशन करेंगे मैं आपको आगे जैसे चलूँगा एलैबोरेट। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं ज़रा पेबल्स, तो हम अपने इस्टेब्लिश कर लें, हम ट्रांजैक्शन तो इस्टेब्लिश कर लें जो हमें हेज करने हैं। हमें जो ट्रांजैक्शंस हेज करनी हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक आज 1 जून है, तो 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड देन 31 अगस्त। तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने गुजरेंगे। तो एक ट्रांजैक्शन 31 अगस्त को ड्यू है, जो कि 3 मंथ ट्रांजैक्शन बनती है। 3 मंथ ट्रांजैक्शन आपकी बनती है जी 150 इंजन्स इंटू $2500, $375,000, और ये सारे आपके पेएबल्स हैं, ये सारे पेएबल्स हैं। दूसरा पेएबल आपका आता है जी 30 सितंबर का, ये आपकी 4 मंथ ट्रांजैक्शन बनती है, 4 मंथ बाद ड्यू है। 200 इंटू 2500, ये बनता है ये आपका $500,000। तीसरी ट्रांजैक्शन बनती है आपकी 31 अक्टूबर, ये 5 मंथ ट्रांजैक्शन है, ये बनती है जी आपकी 250 इंटू $2500, ये बनता है जी $625,000। ये 3 आपके पेबल्स हैं, और इनको हम ट्रांजैक्शन नंबर 1, 2 एंड 3 कह देते हैं। अब इनके हमें हेज बनाने हैं। तीनों पेमेंट्स के हेज हैं मनी मार्केट एंड फ्यूचर्स। अब पहले मनी मार्केट की बात कर लें। मनी मार्केट हेज अगर आपको पता हो तो हमने कहा था सबसे पहले हम स्टेप्स बनाते हैं। हमने कहा जी स्टेप्स हमारे होते हैं, पहला स्टेप हम देखते हैं हमने डॉलर एसेट या डॉलर लायबिलिटी किसको हेज करना है, तो आंसर इज़ डॉलर लायबिलिटी। हमें डॉलर लायबिलिटी हेज करनी है। डॉलर लायबिलिटी के लिए हेज करने के लिए हम डॉलर एसेट बनाएंगे, हमें डिपॉजिट करने हैं डॉलर डिपॉजिट करने हैं, तो हमें ये पता लग गया कि हमें फिर बोरो करने पड़ेंगे
रुपीज़, और इन बिटवीन हम करेंगे बाय डॉलर एट स्पॉट। ये 3 जी हमारे स्टेप्स हैं, और इन तीनों स्टेप्स के हमें परफॉर्म करने हैं 3 हेजेस के लिए। तो 3 हेजेस हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 कॉलम, मैंने कहा था एफिशिएंटली प्रेजेंट करना है, तो बजाय इसके ये 3 स्टेप्स हम बारी बारी तीनों हेजेस के लिए लिखें। हम एक दफ़ा स्टेप लिख लिया, और कैलकुलेशन की स्पेस हम देते हुए, हम यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे जी। ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3, ये उनकी वर्किंग हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो 1 बाय सॉल्व हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। हम पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि $375,000 पेबल है, $375,000 पेबल है। तो हमने कहा जी हम सफिशेंट डॉलर डिपॉजिट करेंगे। डॉलर डिपॉजिट होता है जी, डॉलर डिपॉजिट होता है आपका 4% पे। हम सफिशेंट डॉलर डिपॉजिट रखेंगे फॉर 3 मंथ्स, कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा 375,000 इकट्ठा हो जाए। पहला स्टेप, सॉल्विंग इट फॉर एक्स, हमें 371,287 डॉलर डिपॉजिट करने हैं। डॉलर हमें बाय करने हैं स्पॉट पे। स्पॉट रेट हमें गिवन है जी, हाई लो नहीं दिया गया, एक ही एक्सचेंज रेट 104.5 अवेलेबल है। हमने डॉलर को कन्वर्ट करना है, डॉलर इज़ द सेकंड करेंसी, मल्टीप्लिकेशन विल बी परफॉर्म्ड। स्पॉट रेट पे बाय करेंगे, स्पॉट रेट आपका अवेलेबल है जी 104.50। आपके पास इस रुपीज़, इन डॉलर को बाय करने के लिए आपको चाहिए ₹38799,492 रुपीज़, और ये रुपीज़ आप बोरो कर लोगे। रुपीज़ बोरो होते हैं जी, हमारे बोरिंग रेट रुपीज़ का अवेलेबल है 7.75। तो 7.75 फॉर 3 मंथ्स जब यह बोरो करोगे, तो इसके नतीजे में आपकी वैल्यू जो टोटल स्टैंड करेगी वो कहाँ तक पहुँच जाती है जी, 39,551,232। ये एक ट्रांजैक्शन होगी जी। अब हम इसी पैटर्न पे वर्किंग हम रिपीट करते जाएंगे। दूसरा हेज है हमारा 4 महीने बाद 5 लाख पेएबल। तो वी नीड टू डिपॉजिट सफिशेंट डॉलर के 4% पे 4 महीने में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका 500,000 हो जाए। मनी मार्केट का हेज हम बना रहे हैं। अब चूंकि 4 महीने बाद की ट्रांजैक्शन है, तो 4 महीने के लिए डिपॉजिट करना है। सो एक्स अमाउंट जो हमें चाहिए डॉलर डिपॉजिट करने के लिए 421, आज के रेट 104.5 पे इसको बाय करना है। तो हमें जो रुपए चाहिए उसके लिए वो हैं जी 51,562,500, और ये रुपए हम बोरो करेंगे वही 7.75% पे फॉर 4 मंथ्स। 52,894 एंड 531। ये जी दूसरी ट्रांजैक्शन की आउटकम बन गई हमारी। अब हम जाते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। तीसरी ट्रांजैक्शन हमारी है जी 6,25,000 पेबल इन 5 मंथ्स टाइम। तो हमें सफिशेंट डॉलर डिपॉजिट करने हैं 4% पे 5 महीने के लिए, कि हमारे पास डॉलर 6,25,000 इकट्ठे हो जाएं बैंक में। सॉल्विंग इट फॉर एक्स, ये हैं जी 614,754, ये 104.5 पे आप बाय करेंगे। ये बनते हैं जी रुपीज़ 64,241,803, और ये आप बोरो करेंगे वही 7.75% पे फॉर 5 मंथ्स। हमें बताना है कौन सा मेथड मनी मार्केट और एफआरए में से अच्छा है। तो हमने टोटल कॉस्ट हमें सम करके देखना पड़ेगा
कि हम इस मेथड से चलें तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या आती है तीनों पेमेंट को सेटल करने में 158,762,041 ये हमारी टोटल कॉस्ट है अगर हम मनी मार्केट से ये तीनों पेमेंट्स को हेज करें। हमने 3 मनी मार्केट हेज बनाने थे, चूँकि 3 ट्रांजैक्शन थे, स्टेप्स मैंने एक ही लिखे हैं और उन स्टेप्स की अगेंस्ट मैंने तीनों कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। सो वी आर डन विद मनी मार्केट। मनी मार्केट वैसे भी हमारा रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मार्ट हेज होता है, वो तो हो गया। असल चैलेंज हमारे पास है फ्यूचर को डील करने में, क्योंकि फ्यूचर की वर्किंग आपको पता है हम लंबी करते हैं, हम फ्यूचर हेज सेटअप करते हैं, हम हेज क्लोज आउट करके उस पर गेन लॉस लेते हैं, स्पॉट मार्केट में फिर बाइंग सेलिंग करके फ्यूचर गेन लॉस को उसमें एडजस्ट करना होता है। सही यार स्टेप है। अब यहाँ पे हमें अब एफिशिएंटली काम करना है। वो एफिशिएंटली काम हम कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मेजर कर लेते हैं, हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करना है कि राउंडिंग ऑफ पता लग जाए। फिर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के गेन लॉस मेजर कर लेंगे कि हमारा बाइंग और सेलिंग के जो डिफरेंस है उसमें हमें गेन लॉस क्या आ रहा है, और देन फाइनली हम स्पॉट मार्केट में वो गेन लॉस को एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी। अब उस स्टेप को भी हमें इसी तरह 3 कॉलम बना के ही एडजस्ट करना शायद हमारे लिए बेहतर रहेगा। हम फ्यूचर 3 ट्रांजैक्शंस हैं तो तीनों के लिए हम 3 कॉलम ही बनाते हैं और डाटा वर्किंग को हम उसी तरह 3 कॉलम में ही प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, 2, 3। अच्छा जी, हेज सेटअप हमने करने हैं, हमने डॉलर की बाइंग को हेज करना है। तो हमने बाय डॉलर फ्यूचर्स करने हैं। यहाँ पे हम अगस्त फ्यूचर बाय करेंगे, यहाँ पे हम सितंबर फ्यूचर बाय करेंगे, यहाँ पे हम अक्टूबर फ्यूचर बाय करेंगे, क्योंकि हमने असूल क्या सीखा है, सेटलमेंट डेट से मैचिंग या सेटलमेंट डेट से नेक्स्ट डेट। तो यहाँ पे हमें सेटलमेंट डेट से मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, बाय डॉलर फ्यूचर से हमारा हेज सेटअप होना है जी। फिर हम साथ ही इसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मेजर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे होते हैं जी अमाउंट टू बी हेज्ड। हमारी अमाउंट टू बी हेज्ड आ रही है जी 375,000, 500,000 और 625,000 डिवाइडेड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज 125,000। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो राउंडिंग ऑफ भी कोई परफॉर्म नहीं हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं। अच्छा जी, अब हम गेन लॉस की तरफ चलते हैं। गेन लॉस की तरफ हम चलते हैं तो हमने कहा जी हमने बाय किए थे डॉलर एट रुपीज़ पर डॉलर, उसके बाद सेल करने हैं हमने डॉलर एट रुपीज़ पर डॉलर, और फिर हम देखेंगे हमें प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है रुपीज़ पर डॉलर, और फिर इस प्रॉफिट और लॉस को हम टोटल प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लाएंगे कॉस्ट ऑफ बाइंग डॉलर एट स्पॉट, कब, ऑन ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट क्या है, और फिर हम लेंगे हमारी नेट कॉस्ट ऑफ डॉलर्स क्या आ रही है इंडिविजुअल, और फिर यहाँ पे टोटल कॉस्ट जैसे हमने ऊपर मनी मार्केट में निकाली। तो ये जी हमारा फॉर्मेट है जिसमें प्रेजेंट करना है। अब अपनी वर्किंग को जितना मैनेज कर सकें उस तरह मैंने कोशिश की। अब इसमें जो वर्किंग्स तो मेरे लिए बड़ी सिंपल हैं, इजी कैलकुलेट करना है, उनको मैं फटाफट यहाँ पे फीड करता हूँ। जैसे मुझे ओपनिंग फ्यूचर प्राइस क्वेश्चन में रेडली अवेलेबल है, उसने हमें बताया हुआ है कि फ्यूचर की प्राइस जो है 1 जून को अगस्त सितंबर अक्टूबर के फ्यूचर की प्राइसेस क्या हैं, रेडीली अवेलेबल हैं। तो मुझे जो बाय की प्राइसेस हैं वो अवेलेबल हैं 105.11, 105.41 एंड 105.70। दूसरा, मुझे जो ड्यू डेट पे स्पॉट रेट हैं वो भी अवेलेबल है। ड्यू डेट के स्पॉट रेट जनाब ये अवेलेबल है अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो मैं इस पे अपनी स्पॉट की ट्रांजैक्शन भी निकाल सकता हूँ, लाइक $375,000
के लिए अगस्त का रेट लगेगा 106.5, $500,000 के लिए सितंबर का रेट लगेगा 105 और $625,000 के लिए अक्टूबर का रेट लगेगा वह है जी 106.2। ये 3 हमारे एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स एट द एंड ऑफ अगस्त सितंबर अक्टूबर हमें अवेलेबल है। तो ये रेट्स मैंने यहाँ पे लगाए, इसके हिसाब से मैं वैल्यूज़ भी अपनी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ एक फिगर, ये क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस चाहिए। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस हमें मिल जाए तो हमारा सवाल पूरे का पूरा हल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं चीज़ आपको समझाता रहूँ, पहले मैं फिर एम्फसाइज कर दूँ कि अगर आप सवाल को ओवरऑल स्टडी कर लो, ओवरऑल इसका प्लान बना लो, उसमें अगर कोई एक वैल्यू आपको नहीं भी समझ आती उसके बावजूद आप सवाल में अच्छे स्कोर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये 12 नंबर का सवाल है, इसमें क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आप नहीं भी निकाल पाते तो मेरे हिसाब से 3-4 नंबर से ज़्यादा की ये कहानी नहीं है। आप क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस यहाँ पे कोई XYZ अज्यूम भी कर लोगे तो भी आप इस सवाल में 12 में से 8-9 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो सवाल को कंप्लीट करना ज़रूरी है, परफेक्ट सोल्यूशन देना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस यहाँ पे 106 रुपये अज्यूम कर लो, 102 रुपये अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम करो, उसके हिसाब से सवाल कंप्लीट करें। ये कॉस्ट लाइए, फाइनल कॉस्ट दीजिए और डिसीजन दे दीजिए मनी मार्केट अच्छा है या फ्यूचर अच्छा है। तो ये डिसीजन विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। बट एनीवेज हम तो यहाँ पे सीख रहे हैं तो हम क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस को भी वर्कआउट कर लेते हैं और उसके लिए मैं वर्किंग परफॉर्म कर लेता हूँ। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस की वर्किंग, असूल आपने पढ़ा हुआ है। असूल क्या है? मैं अगर स्टेप पढ़ाऊँ, ओपनिंग बेसिस से फिर आउटस्टैंडिंग बेसिस और आउटस्टैंडिंग बेसिस को फिर एडजस्ट करना क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस में। ठीक है जी, यही 3 स्टेप्स है ना हमारे पास। लेकिन अब इन 3 स्टेप्स को मैं यहाँ पे एफिशिएंटली आपके सामने एक प्रेजेंट करता हूँ जिसको आप ऑनवर्ड अपनी तमाम प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले ओपनिंग बेसिस की बात करूं, ओपनिंग बेसिस हमारे क्या हैं? ओपनिंग बेसिस क्या होते हैं जी? स्पॉट और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस। तो ये जी स्पॉट है हमारा, मैं अगस्त के फ्यूचर की बात कर रहा हूं, और ये हमारा ओपनिंग फ्यूचर प्राइस है। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग बेसिस की अगर वर्किंग आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूँ तो ओपनिंग बेसिस हमारा बनता है जी 105.11 अगस्त के फ्यूचर की प्राइस और 104.50 ये 1 जून का स्पॉट। तो ये ओपनिंग बेसिस आ गए। इसके बाद हमने जाना है आउटस्टैंडिंग बेसिस पे। आउटस्टैंडिंग बेसिस इस केस में थोड़ी कैलकुलेशन फ़र्क है। वैसे तो हमने फार्मूला पढ़ा है, डिवाइड बाय टोटल लाइफ मल्टीप्लाइड विद रिमेनिंग लाइफ, बट यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे उसने क्या कहा कि आपके बेसिस हर महीने 30% से गिरेंगे। अब आप देखिए, आप ये हैज सेटअप कब कर रहे हैं? 1 जून को। आप ये हैज क्लोज कब कर रहे हैं? 31 अगस्त को। इसका मतलब आप ये हैज 3 महीने बाद क्लोज कर रहे हैं। हर महीने 30% से बेसिस गिरने का मतलब हर महीने बेसिस पिछले महीने के 70% पे आ जाएंगे। तो अगर ये हमारे ओपनिंग बेसिस हैं, 1 महीने बाद ये 0.7 पे आएंगे, 2 महीने बाद ये मजीद 0.7 पे आएंगे और 3 महीने बाद फिर 0.7 पे आ जाएंगे। तो ये जी मेरे आउटस्टैंडिंग बेसिस आ गए। 30% बेसिस हर महीने ड्रॉप होंगे और 1 जून से 31 अगस्त तक 3 महीने तक बेसिस गिरने हैं। हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और अल्टरनेटिवली मैं रेज़ टू पावर 3 कर दूं, एक ही बात है, क्योंकि मेरे 30% बेसिस 3 महीने मुसलसल गिरेंगे, सो 0.7 रेज़ टू पावर 3। तो ये मेरे आउटस्टैंडिंग बेसिस आ गए जी। अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या होता है? क्लोजिंग स्पॉट, मतलब 31 अगस्त का स्पॉट लीजिए और उसमें आउटस्टैंडिंग बेसिस एडजस्ट कीजिए। 31 अगस्त का स्पॉट, ये है जी 31 अगस्त का स्पॉट 106.5, 106.5। अब इसमें आउटस्टैंडिंग बेसिस प्लस या माइनस से हमने एडजस्ट करने हैं। ये मैंने आउटस्टैंडिंग बेसिस की वर्किंग की हुई है। ये हमारे पास क्लोजिंग स्पॉट आ गया, प्लस माइनस साइन है, तो वो यहां से देख लीजिए, ये फ्यूचर है, ये स्पॉट है, फ्यूचर की वैल्यू ज़्यादा है।
ये लीजिए जी, ये प्लस साइन आ गया। नाउ यू कैन सॉल्व दिस होल फैक्टर फॉर योर क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। अच्छा जी, हमारी प्राइस क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस जो आ रही है इट इज़ 106.71, इट इज़ रुपीज़ 106.71 पर डॉलर। दिस इज़ क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। यही वर्किंग अब हम रिपीट करते हैं तमाम फ्यूचर्स के लिए। लेट्स स्टार्ट विथ सितंबर फ्यूचर। सितंबर फ्यूचर की प्राइस जो हमें गिवन है जब हमने हेज सेटअप किया, वो गिवन है जी हमें 105.41, स्पॉट यही 104.50 है, और 1 जून से 30 सितंबर तक 4 महीने की अमॉर्टाइजेशन लग जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाइए आप सितंबर के स्पॉट पे। तो सितंबर का स्पॉट जी आपको 105 अवेलेबल है, 105, और ये वही रिलेशनशिप चूँकि फ्यूचर की प्राइस ज़्यादा है ऐड होगा। तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी हम। ये वैल्यू आती है जी 105.22 पर डॉलर, और ये सेम वर्किंग हम जब रिपीट करते हैं अक्टूबर के लिए, तो अक्टूबर की हमारी प्राइस फ्यूचर की है 105.70, 1 जून को ओपनिंग प्राइस, 1 जून का स्पॉट 104.50, और अक्टूबर तक 5 महीने की अमॉर्टाइजेशन लगनी है, और अक्टूबर का स्पॉट हमें गिवन है क्वेश्चन में 106.2, और यहाँ पे भी सम का साइन लगेगा। तो यहाँ से जो प्राइस हमारे पास आती है इट इज़ 106.40। ये जी हमारे पास क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आ गई है। अब हम यहाँ से अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एफिशिएंट प्रेजेंटेशन जो है क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस की दिखाई। स्टेप्स वही 3 हैं, प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं थोड़ी एफिशिएंट हमने की है, एंड फॉर ऑल फ्यूचर कैलकुलेशंस आप प्रेजेंटेशन इसी अंदाज में फॉलो कर सकते हैं। बस फ़र्क आपको ये देखना पड़ेगा कि इधर अमॉर्टाइजेशन क्लोजिंग बेसिस के लिए का तरीका कुछ फ़र्क है। आप यहाँ पे वही फैक्टर वो रिमेनिंग लाइफ ओवर टोटल लाइफ यूज़ कर सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसकी जगह। बहरहाल हम अब जाते हैं जी अपनी वर्किंग पे। हमने बाय किया था, इसके बाद हम सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं जी यहाँ पे 106.71, 105.22, 106.40 बाय किया, सेल किया, हमें गेन है जी 1.60 का प्रॉफिट है, और ये रुपीज़ पर डॉलर है। फिर यहाँ पे 0.19 का बाय किया, सेल किया, यहाँ पे 0.19 का हमें लॉस है। और हम आगे चलें मज़ीद, यहाँ पे 0.70 का बाय किया, सेल किया, प्रॉफिट है। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए टोटल प्रॉफिट में, और उसका तरीका क्या है, उसका तरीकाकार मैं आपसे ऐसे शेयर करूं। इफ़ दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो ए मल्टीप्लाइड विद बी मल्टीप्लाइड विद 125,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज। यही तरीकाकार था जी हमारा वैल्यू कन्वर्ट करने का। डॉलर हमारा रुपीज़ पर डॉलर गेन है, और हमने टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स 1,25,000 डॉलर के लिए हैं। ठीक है जी, सो 1,25,000 डॉलर इंटू 3 इंटू 1.6, यहाँ से हम टोटल अपना गेन या लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है जी हमारा टोटल प्रॉफिट 6 लाख का। यहाँ पे है जी 0.19 इंटू 500,000, 95,000 का लॉस है, और यहाँ पे है जी हमारे पास 437,500 का प्रॉफिट। अब इसको अगर हम नेट करना चाहें तो ज़रा कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट, ये हमारी तमाम कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट है तो इसको भी नेगेटिव शो कर देते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे और प्रॉफिट और लॉस नेट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास पोजीशन ठीक हो गई है। अब इनको नेट करके हम रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाए 39,337,500, यहाँ पे आ जी 52,595,
ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही है जी, और यहाँ पे ये कॉस्ट आ रही है जी 65,937,500। ये हमारे पास तीनों सिनेरियोज की टोटल कॉस्ट आ गई है और इसका हम सम यहाँ से ले सकते हैं। सम आता है जी 157,870,000। सो अगर हम फ्यूचर से हेज करते हैं तो तीनों पेमेंट्स को हेज करने की टोटल कॉस्ट क्या है? 157 मिलियन, 157.8 मिलियन। और अगर हम हेज करते हैं तीनों ट्रांजैक्शन को मनी मार्केट से, तो मनी मार्केट से हेज करने की टोटल कॉस्ट क्या है? 158 मिलियन। तो फ्यूचर से हेज करना इज़ चीप। हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं, हेजिंग यूजिंग करेंसी फ्यूचर इज़ चीप। ये हमारा डिसीजन आ गया जी कि 157 मिलियन इज़ चीपर देन 158 मिलियन कॉस्ट फ्रॉम मनी मार्केट। सो ये जी जेएलएम का हमने पहला पार्ट जो था करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का, उसको कवर किया। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस थी मनी मार्केट की, फ्यूचर्स की, लेकिन थोड़ी सी लेबोरियस वर्किंग थी। तो लेबोरियस वर्किंग जब आपके पास आए तो आपने उसको एफिशिएंटली प्रेजेंट करना, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू प्रेजेंट थिंग्स एफिशिएंटली। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपसे काम को एफिशिएंटली प्रेजेंट करना शेयर किया। तो बाकी वर्किंग के लिहाज से आप देख सकते हैं कि इसमें नथिंग न्यू एक्सेप्ट अमोर्टाइजेशन का तरीका उसने बदल दिया। तो जैसे उसने कहा हमने उस तरीके से अमोर्टाइज कर दिया। दैट डज नॉट अफेक्ट अ लॉट आवर वर्किंग। हमारी लर्निंग जिस तरह की है उसके हिसाब से इसका कोई इतनी ज़्यादा इम्प्लीकेशन नहीं है। वी कैन ईजिली मैनेज। ये चीज़ तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना है कि बेसिक्स जो आपने सीखे हैं, फ्रेमवर्क जो आपने सीखे हैं, उसी के अंदर रह के आप काम कर रहे होंगे, लेकिन माइनर ट्विकिंग आपको एग्जाम में एग्जामिनर करवाएगा। जो आपने कहीं पास पेपर्स में, कहीं किताबों में पढ़ा हुआ है, उससे थोड़ा हट के वो काम करवाएगा। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होगा। ध्यान से पढ़िएगा और आपको उसमें जो चीज़ थोड़ी सी माइनर आपको चेंज नज़र आए, थोड़ी सी सोच के साथ उसका बड़े आसानी से इंशाअल्लाह मैनेज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग बेसिक कैलकुलेशन इस अंदाज में पहली दफ़ा की, बट ये हमारे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं होनी चाहिए अगर हम सवाल को ध्यान से पढ़ने के आदी हैं। अच्छा जी, अब हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। JML also require a running finance of 3 billion for a period of 1 year. The facility would be required after 3 months from now. आज से 3 महीने बाद 12 महीने के लिए 3 बिलियन चाहिए। द स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट टुडे इज 7। आज का स्पॉट रेट 7% चल रहा है, विच इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन कमिंग मंथ्स। हमने 3 महीने बाद लोन लेना है तो हमें डर है 3 महीने में कहीं बढ़ ना जाए। JML intends to hedge its exposure to interest rate risk by using interest rate future. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से जी हेज करने जा रहे हैं। द 3 months इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 month इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, हमें 12 महीने के लिए लोन चाहिए। फ्यूचर की मेच्योरिटी 3 months है, आर करंटली ट्रेडिंग एट 92.4। द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 50 मिलियन। एक्सप्लेन हाउ JML could use interest rate future to hedge its exposure. How interest rate future should be used to hedge its exposure. Also determine whether it would be beneficial. hedge setup कैसे किया जाएगा ये बताइए, और ये बताइए whether it would be beneficial for JML to use interest rate future if at the end of 3 months spot rate, interest rates and future price move to this and this. अच्छा जी, इस सवाल में हमें 2 वर्किंग्स करनी है। एक हैज सेटअप करके बताना है, जो सेटअप के हमारी वो जो स्टेप्स होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं, और दूसरा हमने बताना है ये हैज बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे आपकी फिर मैं एक तवज्जो दिलाऊं, हमने पहले भी इस तरह का सवाल किया हुआ है। हैज बेनिफिशियल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हमारा गेन और लॉस क्या मैच हुए। तो हमें देखना पड़ेगा हमारा लॉस कितना हुआ। 7% से 7.5% से हमारा रेट बढ़ गया मार्केट में, तो स्पॉट में हमें लॉस हुआ, तो यकीनन फ्यूचर में हमें गेन होगा। तो हमने गेन और लॉस के फिगर्स कैलकुलेट करके उनका मैच करके डिफरेंस निकाल के यह हैज एफिशिएंसी निकाल के बता देना है हाउ बेनिफिशियल, किस हद तक हम कामयाब हुए। तो बेनिफिशियल का मेजरमेंट यही है कि आप वहाँ से दिखा दीजिए। इसका अल्टरनेट तरीका ICAP ने जो प्रेजेंट किया हुआ है वो भी तरीका ठीक है, वो अल्टरनेटिव तरीका है। प्रेजेंटेशन लगभग कैलकुलेशन वैसी है जैसे हम करते आए हैं, लेकिन मैं इस सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक
थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपको ज़रा आप कह लीजिए एफिशिएंट वे में समझाऊंगा, जो कि इक्वली गुड है। जो आईका अपने एग्जामिनर ने दी वो भी ठीक है, आप उस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अल्टरनेट देता हूँ ताकि आपका दोनों एंगल्स आ जाएंगे। आप थोड़ा सोचिएगा कि भाई वो कैसे ठीक है, ये कैसे ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, जितना आप सोचेंगे, जितनी मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, उतनी आपकी ग्रिप ऑन द टॉपिक बेहतर होती है। तो सबसे पहले जी हमें हैज सेटअप करना है। हमें सेटअप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैज, हमने लोन का हेज सेटअप करना है। तो लोन का हेज सेटअप करने के लिए आप सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करते हैं। कौन से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जी? तो उसने हमें 3 मंथ, उसने डेट हमें नहीं बताई, उसने प्राइस हमें दे दी है 92.4 एट 92.40, और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट्स मेजर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी अमाउंट टू बी हेज्ड 3 बिलियन, तो इसको मैं 3000 मिलियन ले लेता हूँ क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज मिलियन में है, ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू एक्चुअल मैच्योरिटी ओवर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी। दिस इज हाउ वी मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जी 240 कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ हैज विल बी सेटअप, तो ये हैज सेटअप आ गया। इसके बाद वो कहते हैं कितना बेनिफिशियल हुआ, हैज कितना बेनिफिशियल हुआ, उसके लिए हम देखते हैं लॉस इन स्पॉट हमारा कितना आया, और उसको मैच कर लेते हैं हम गेन इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कितना हुआ। लॉस इन स्पॉट की वर्किंग 3000 मिलियन रुपीस के लोन पे 0.5% का फॉर द होल ईयर हमें लॉस आया। 3000 मिलियन का 0.5% लॉस, तो ये बनता है जी रुपीज़ इन मिलियन 15 मिलियन का, ठीक है जी, ये हमें लॉस आया। और गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हमने सेल किया था 92.40 पे, हम बाय करके क्लोज करेंगे 92.2 पे, 92.2 पे, तो ये हमें परसेंटेज में गेन आया। ये हमें गेन आया है जी 240 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ₹50 मिलियन ईच पे, और ये फ्यूचर का गेन है एडजस्टेड फॉर फ्यूचर पीरियड 3/12। 6 मिलियन का जी हमें गेन आ रहा है। एज अ रिज़ल्ट हम देख रहे हैं हमें नेट लॉस आया। नेट लॉस हमें जो आ रहा है वो 9 मिलियन का आ रहा है। 9 मिलियन के नेट लॉस का मतलब क्या है कि कंपनीज इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी 9 मिलियन हायर देन its current interest rate of 7%। करंट इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है 7%। थ्योरेटिकली स्पीकिंग हैज बनाने का मकसद क्या है कि अगर स्पॉट में कोई नुकसान हो तो वो फ्यूचर के गेन से ऑफसेट हो जाए। हम चाह रहे थे अगर इंटरेस्ट रेट 7 से बढ़ जाए तो जो नुकसान यहाँ पे आए वो फ्यूचर से कंपनसेट हो जाए। हमारे एनालिसिस ने क्या बताया कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से नुकसान हमें 15 मिलियन का हो रहा है, लेकिन फ्यूचर से हमें सिर्फ 6% की रिकवरी आ रही है। इसका मतलब जो 0.5% से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है वो सारी की सारी रिकवर नहीं हो रही, फ्यूचर में 9 मिलियन की अनरिकवर्ड रह गई है। मतलब हमारी कॉस्ट 7% से 9 मिलियन ज़्यादा होगी। और अगर हम यहाँ पे कॉस्ट भी कैलकुलेट करके शो करना चाहें जो कि एग्जामिनर ने दिखाई है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। वो ₹3000 मिलियन का 7% प्लस 9 मिलियन होगी जी, वो हमारी ₹219 मिलियन ये हमारी कॉस्ट आएगी। 7% के हिसाब से 210 मिलियन आनी चाहिए थी, लेकिन हमारा हैज इतना एफिशिएंट नहीं रहा, 9 मिलियन का नेट लॉस रह गया। हमारी कॉस्ट 219 मिलियन आ जाएगी। तो वैसे मेरे हिसाब से हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ये वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेटिवली एक स्टेप इससे मज़ीद आप आगे जा सकते हो, वो 219/3000। यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि आपकी कॉस्ट कितनी आई है, 7.3%। ये एडिशनल वर्किंग है जो कि आपके एग्जामिनर ने शो की हुई हैं, आप ये भी शो कर सकते हो। आप यहाँ से 7.3 निकाल के दिखा दो, या मेरे मुताबिक आप 9 मिलियन दिखाओ और ये जुमला लिख दो, दिस इज़ गुड इनफ। ये यहाँ पे आपका आंसर सफिशेंटली अप्रोप्रिएटली कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। मज़ीद डिस्कशन हमारी जो होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि आगे से आप नेक्स्ट 3 डेज़ में टेक्स्ट की क्लासेस आपकी चल रही होती हैं, तो लाइव क्लासेस में तो हमारा टाइम शायद मैच नहीं करेगा। बट मैंने जैसे प्रैक्टिस कहा था, मैं कोशिश ये किया करूँगा कि वीकली 4 लेक्चर आपसे शेयर करूँ। तो 3 लेक्चर तो हमने इस वीक में लाइव ले लिए, चौथा लेक्चर मैं कोशिश करूँगा कि कल ही रिकॉर्ड करवा लूँ, तो नहीं तो वो मैक्सिमम परसों तक वो आपको इंशाअल्लाह ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीक के 4 लेक्चर तो हमारे बाय फ्राइडे इंशाअल्लाह आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीक से हमारा शेड्यूल क्या होगा वो मैं गूगल क्लासरूम में आपसे शेयर कर लूँगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपसे 4 लेक्चर वीकली लेके चलता रहूँ, ताकि आप लोगों का ड्यू टाइम पे इंशाअल्लाह हम कोर्स को कवर कर सकें।